नमस्कार दर्शकों, आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ खास करके गांव हो, शहर हो, हर जगह कोरोना महामारी का कहर है और इसे हमारे विशेषज्ञों की माने तो यह कोरोना का दूसरा लहर है और इसमें जो है हर उम्र के लोग अब इसके चपेट में आ रहे हैं। तो सरकार के तरफ की इसकी रोकथाम की व्यवस्था भी की जा रही है, खास करके टेस्टिंग ट्रीटमेंट तीनों पर फोकस है सरकार का। और हम अपने शहर में बात करें, जहाँ शहरी क्षेत्र में है, इस पर निगरानी रखने के लिए इस बीमारी पर खास करके 4 जोनों में बटा हुआ है। तो आज हमारे बीच शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे इन लोगों से कि कोरोना महामारी पर, और हम लोग जानेंगे कि इस कोरोना संक्रमण के बीच दवाई भी और कड़ाई भी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले अपने मेहमानों का हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं, जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करहौली के प्रभारी है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जस्ट उनके बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुरा के प्रभारी है। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, हमारे साथ 2 विशेषज्ञ चिकित्सक जो लगातार इस कोरोना के पहले कहर में भी दूसरे कहर में भी साथ रहे हैं और लगातार लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनके बीच जागरूकता कर रहे हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि कोरोना संक्रमण के बीच दवाई भी और कड़ाई भी कितनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर मुकेश कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं कि कोरोना का जो संक्रमण है तो इसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और फिर क्या प्रभाव अभी है समाज में। नमस्कार। कोरोना अब आज पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है। ये शुरुआत में जो चीन के एक वुहान शहर से आया था और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जी इसने अपना पैर फैला लिया। जी। कोरोना से बचाव के लिए हमें 3 गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए जी। पहला है मास्क हमेशा पहने, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तीसरा है हैंड सैनिटाइजेशन एंड हैंड वॉशिंग का जी जी ये करते रहना चाहिए जी। जी। तो डॉक्टर अरविंद सर, आप सर ने बताया बहुत अच्छी बात कि आप कोरोना से संक्रमण से सतर्क कैसे रहें, जैसे मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी, और बार बार जब भी आए तो हाथ धोएं। आप बताएं कि यह जो संक्रमण की बात है तो कैसे हमको पता चलेगा कि हम कोरोना संक्रमित हैं, क्या लक्षण है, और फिर यह लक्षण दिखे तो किस तरह से उसकी पहचान हम करें, लक्षण के बाद उसका किस तरह से हम वैज्ञानिक विधि से कैसे जाने, बताएं। अभी जो दूसरी लहर भी चल रही है इसमें ज़्यादातर देखा गया कि सर्दी, खांसी, बुखार जो सामान्य भी हो सकते हैं, और जो है किसी किसी को जो है लूज मोशन की शिकायत आ रही है, और संक्रमण सामान्य भी हो सकते हैं या कोरोना का भी लक्षण हो सकते हैं। इसको लिए जो कंफर्म करने के लिए आप जो हमारे नज़दीकी जो जांच केंद्र है वहाँ पर, जैसे शहर में हमारे यहाँ जो सदर अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, इन सब जगह पर आप जाएं और सामाजिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप टेस्ट करवाएं। अगर आप जो है पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसकी उत्तम पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, दवाई भी है हमारे पास, अब उसके बाद मिल जाता है क्या? मिल जाता है जी जी। तो टेस्ट की सर बात की तो कौन तरह के टेस्ट है, किस किस तरह की टेस्ट है कोरोना के पहचान के लिए? अभी जो है 2 तरह के मुख्य है टेस्ट है। एक जो है एंटीजन, जो तुरंत जो है ऑन द स्पॉट हो जाती है, आपको तुरंत कन्फर्म पता चल जाता है, और दूसरी एक RT-PCR जो मेडिकल कॉलेज हम लोग सैम्पलिंग करके भेजते हैं। उसकी रिपोर्ट आने पर 2-4 दिन समय लगता है। तो अगर हमको एंटीजन में ही पता चल जाती है कि हम पॉजिटिव है तो उसी समय से आपका ट्रीटमेंट भी शुरू हम लोग कर देते हैं। और अगर नेगेटिव आती है फिर भी अगर उनका कंप्लेन रहता है कि हमको सर्दी, खांसी, बुखार है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो है हम RT-PCR का कलेक्शन ले लेते हैं और उसका सैम्पलिंग भेज देते हैं मेडिकल कॉलेज। उसके बाद जैसा उनका रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट फॉलोअप करते हैं। जी। तो सर, जैसा बता रहे थे अरविंद सर ने बताया कि हम लोग करते हैं, जांच होने के बाद कंफर्म हो जाने के बाद फिर उस मरीज को आप लोग क्या सलाह दे के घर विदा करते हैं और फिर किस तरह की दवा वगैरह देते हैं, क्या गाइडलाइन है, बताइए। जैसे अगर वो आदमी टेस्ट कराया, अगर निगेटिव हुआ तो फिर हम लोग बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और भीड़ वाले इलाकों से बचिए। अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन की जो दवाएं हैं उनको हम लोग
उनको प्रोवाइड कराते हैं आशा के द्वारा उनके घर तक हम, या फिर ऑन द स्पॉट जो जहाँ पे जांच केंद्र है वहाँ पॉजिटिव होते हैं तो उनको ऑन द स्पॉट भी प्रोवाइड किया जाता है, दवा दी जाती है। जी। किस किस तरह की दवाएं हैं, कितनी तरह की दवा आप देते हैं? 6 से 7 तरह की दवाएं हैं जी। जो हम देते हैं। और कैसे खाएगा उसके लिए भी कोई पर्ची वगैरह रहती है क्या? जी, उस पर वो पूरा प्रिस्क्राइब रहता है, उनको पूरा बताया जाता है कि हाँ कैसे खाना है और किस तरह से उसको गाइड को फॉलो करना है। और उनके लुक आफ्टर, देख रेख के लिए क्या सिस्टम आपके यहाँ? हम वो हमारे यहाँ जो भी आशा हैं उनके द्वारा डे टू बाय डे उनको होम विजिट कराया जाता है और वो लोग उनको डेली रिपोर्टिंग हमको करती हैं। जी। और जिला से भी उनको डेली फ़ोन जाता है मरीज को? जी। उनका हाल चाल आप लोग जी, लेते हैं, जी। फिर अगर कोई परेशानी हुई तो फिर आप लोग उनको करते हैं। सर आप बताएं कि जैसे एक जो अभी सर ने बताया है कि मास्क की बात इन्होंने की है, मास्क कितना ज़रूरी है इसे खास करके कोरोना संक्रमण से बचाव में? मास्किंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम निकल रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं, इसमें हम तो पहचान नहीं सकते हैं ना कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन सामान्य है। तो ऐसी स्थिति में हमारे बचाव का एकमात्र जो है एक तरीका है मास्किंग। मास्किंग कीजिए और अननेसेसरी बिना काम के कहीं मत जाए, घर में रहें। ज़रूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकले और वापस घर पे आते ही जो हैंड सैनिटाइज करें अपने आप को, हाथ धोए बार बार। मास्किंग भी ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, जी। घर हो या बाहर। सर एक चीज़ है सर, अभी जो सर बताए हैं कि घर पर रहने का, आप भी बोले, तो जो होम आइसोलेशन की बात है, तो होम आइसोलेशन में किस तरह से आपका रहन सहन होना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए और कितने दिनों तक रहना है, यह बताइए। होम आइसोलेशन में अगर फैमिली अगर कंबाइंड फैमिली है तो उनको पहले तो अपने आप को खुद को सबसे अलग कर लेना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए एक कमरे में। और उसके बाद उनको एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे की। और उसके बाद रिच डाइट लेना चाहिए, फल का, खासकर खट्टे फलों का अच्छे से सेवन करना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन डाइट है उनको अच्छे से लेना चाहिए। और जितना अच्छा हो आदमी, ये नहीं कि हाँ कि हम ये कोरोना से पॉजिटिव हो गए तो हम डिप्रेस हो गए। हमेशा एंजॉय में रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारे साथ डॉक्टर हैं और हमारा दिन रात उनके बारे में पूछा जा रहा है तो हम ठीक हो जाएंगे। जी। और सर आप बताएं कि कब होम आइसोलेशन पर रहने वाले जो लोग हैं उनको कब अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है, किस परिस्थिति में? देखिए, सामान्यतः तो आप अपने संक्रमित अगर है अपने आप को होम आइसोलेशन में रखे हुए हैं और दवाई जो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप ले रहे हैं, अच्छी खान पान ले रहे हैं, तो सामान्यतः इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी किसी को देखा गया है कि जो है उनका ऑक्सीजन लेवल जो है नॉर्मल जो 94 से ऊपर रहता है, उनकी परसेंटेज जब घटती है और अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो जा रही है, 90 से नीचे आ जा रही है, वैसी स्थिति में कंट्रोल रूम से हमारा जो नियंत्रण कक्ष है, जिला नियंत्रण कक्ष मुजफ्फरपुर, कोरोना कंट्रोल रूम से संपर्क करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको एम्बुलेंस के थ्रू जो है हमारे जो भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है या कोविड केयर सेंटर है जो चल रही है, वहाँ पर हम लोग जो एम्बुलेंस के माध्यम से उनको भेज देते हैं। वहाँ पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस घर चले जाते हैं। जी सर, ये अभी कहाँ कहाँ इलाज की व्यवस्था है, कितने जगहों पर सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से SKMCH है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जी, एक ग्लोकल है, एक हमारा सदर में है, MCH बिल्डिंग है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के नाम से जी। और एक है आपको तुर्की में, वो भी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के नाम से वो चल रहा है। तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था है कि वहाँ रोगी जो रहते हैं उनको किस तरह से देखभाल होता है? क्योंकि आप लोग एक सिस्टम से जुड़े हुए दर्शकों को बताया ताकि इसको लेकर बड़ी भय रहता है मन में, बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे, तो वहाँ किस तरह की इलाज की व्यवस्था, ऑक्सीजन, डॉक्टर, ये सब क्या फैसिलिटी है? नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम मेरे साथ कुछ भी हो सकता है या नहीं है।
हमारे यहाँ जिनका भी SpO2 लेवल 94 से नीचे रहता है तो वो वैसे मरीजों को हम लोग लेते हैं और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दिया जाता है, अच्छी डाइट दिया जाता है, डॉक्टर एंड नर्स की डे बाय डे और टाइम टू टाइम अच्छे से विजिट किया जाता है और उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है जी। और जांच भी जो है सारी सुविधा है जी, जांच भी होता है, पूरा अच्छे से होता है जी। एक चीज़ सर आप बताइए कि इसमें अभी टीकाकरण का जो अभियान शुरू हो गया है तो कितने चरण में टीकाकरण अभी चल रहा है और अभी क्या स्थिति है, किस तरह के लोगों को टीकाकरण दे रहे हैं, क्या व्यवस्था है बताइए। अभी टीकाकरण जो है 2 चरणों में चल रहा है, एक 45 के ऊपर वालों को के लिए है और एक 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए है जी। और हमारे यहाँ अभी 18 से 44 वालों के लिए सेंटर पे वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको हम लोग 18 से 44 वाले लोगों को दे रहे हैं और 45 प्लस के लिए या तो सदर या नहीं तो जुब्बा सैनी पार्क ऑडिटोरियम में इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, नियमित चल रहा है। टीकाकरण के लिए क्या क्या जरूरी कागजात चाहिए, क्या उसके लिए है उपाय, क्या हम करेंगे ताकि हमको टीका मिल जाए, क्या चाहिए बताइए। टीकाकरण के लिए आपका कोई भी जो पहचान पत्र है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आधार कार्ड है, आपका इलेक्शन आई कार्ड है या फिर पासपोर्ट है, इससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो आप हॉस्पिटल पे आते हैं तो उसका वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है लाना, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन तो किसी भी पहचान पत्र से कर सकते हैं, लेकिन ऑन स्पॉट जो वेरिफिकेशन होता है, जो गवर्नमेंट का कोविन सॉफ्टवेयर जो है उस पर आधार कार्ड नंबर डालना पड़ता है, जिसके बाद ही वो वेरीफाई होता है, तब वो टीका ले सकते हैं। वेरीफाई के बाद जी। तो एक तो हो गया कि 45 साल वाले लोगों के लिए, जो 18 से 44 है उनके लिए क्या व्यवस्था है। उनके लिए वो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ऑनलाइन शेड्यूल बुक कर रहे हैं, स्लॉट ले रहे हैं, उसी हिसाब से वो हमारे पास आ रहे हैं और उनको जब वो हमारे सेंटर पे आते हैं वैक्सीन लेने तो उनको भी उसमें आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी देना पड़ता है, उसके बाद वो वेरीफाई होता है, उसके बाद उनको टीका लग जाता है। जी सर, आप बताएं जो टीका की बात सर ने कही है, तो टीका का जो एक मानक होगा कि कैसे टीका हमारे केंद्र तक आता है, तो इस पूरे में जो कोल्ड चेन की बात है या किस तरह से मेंटेन आप लोग करते हैं आपके केंद्र तक आते आते, ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे, बताएं। टीकाकरण स्थल पर वैक्सीन जो हमारे आते हैं वो हमारा सदर से जो मेन स्टोर रूम है वहाँ से आइस बॉक्स में जो आते हैं वो प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए हमारे टीकाकरण स्थल पर पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद जो है वैक्सीनेशन का जो समय होता है उस निर्धारित समय से हम लोग शुरू करा लेते हैं। और चूँकि जो है एक वाइल में 10 डोज रहती है तो 10-10 के बंच में हम लोग वेरीफाई करके वहाँ पर टीका लाभार्थी को भेजते हैं और वहाँ पर जो हमारी जो एनएम है उन लोग को जो भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। ऐसे ही फिर 10 डोज जो समाप्त हो गया, फिर दूसरे लॉट का जो 10 आते हैं, फिर दूसरी वैक्सीन निकलती है, उस बॉक्स से निकाला जाता है और उसके बाद उनको लगाया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं हम लोग और टीका लगाने के बाद जो है हमारा जो है ऑब्जर्वेशन एरिया जो है बना हुआ है उसमें 30 मिनट तक उन लोग को बैठाए रखते हैं। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो ऑन द स्पॉट हम लोग उसका समाधान भी करते हैं। हम लोग के पास प्रॉपर जो है उसको, अगर किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन होती है तो उसके लिए हमारे यहाँ उसके लिए मेडिसिन वगैरह किट वगैरह रहती है, उपलब्ध रहती है, हर सेंटर पर रहती है। ऐसा देखा गया है जनरली कुछ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी भय से भी लोग जो है चक्कर खा के गिर जाते हैं। उस स्थिति में उनको पानी पिला के सांत्वना देकर थोड़ी देर में वो रिकवरी कर जाते हैं, उनकी डर जो है मन से निकल जाती है और स्वस्थ फील होने लगता है। उसके बाद वो लोग को अपने स्थान पर कर जाते हैं। जी सर जी, जैसे सर बताया कि टीकाकरण के बाद, और ऐसी कई तरह की भ्रांति भी है लोग को कि टीकाकरण लेंगे तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, परेशानी होगी, तो यह कितना सही है या नहीं है बताइए। नहीं, टीकाकरण के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई परेशानी होनी चाहिए। 100 में 0.001% को ही माइल्ड भी थोड़ा सा जैसे ईचिंग हुआ या वोमिटिंग नोजिया फील हुआ
या उल्टी ऐसा मन हो रहा हो, या फिर थोड़ा घबराहट हो रहा हो वैक्सीन के कारण कि हाँ वैक्सीन लगा फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, और इससे ज़्यादा तो कुछ साइड इफ़ेक्ट है नहीं। जी फीवर, माइल्ड फीवर हो सकता है। जी, यही थोड़ा हल्का फुल्का, उसके बाद कुछ नहीं। तो किन किन लोगों को, जैसे कोई ऐसा वर्ग है जिसको टीका नहीं लेना चाहिए, क्या गाइडलाइन कहता है कि किस तरह के लोग हैं जिनको टीका नहीं लेना चाहिए? हाँ, जैसे जिनको अभी सर्दी खांसी बुखार हो उनको नहीं लेना चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको नहीं लेना चाहिए। अगर लैक्टेटिंग मदर है, जैसे दूध पिला रही हैं बच्चों को, तो उनको नहीं लेना है। और एक है जिनको कोई भी दवा से एलर्जी हो, कोई भी एलोपैथिक दवा से यानी एलर्जी हो, तो उनको नहीं लेना है। ये लोग को नहीं। और जो कोरोना संक्रमित हैं, अगर उनको टीका लेने का है तो कितने दिनों पर ले सकते हैं? अगर वो कोरोना संक्रमित हैं और 14वें दिन उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव होने के 3 महीने के बाद वो वैक्सीन का लगवा सकते हैं। जी जी। और कितने तरह की वैक्सीन अभी है और उसका क्या ड्यूरेशन है? फर्स्ट खुराक के बाद दूसरी खुराक कब लेनी है, बताइए। हमारे यहाँ 2 तरह की वैक्सीन का गवर्नमेंट के द्वारा आपूर्ति की जा रही है। एक है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। कोवैक्सीन का जो पहला डोज का दूसरा डोज का जो समय अंतराल है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच का है। और कोविशील्ड का समय अंतराल 12 से 16 हफ्ते के बीच का है, और कोवैक्सीन का 4 से 6 हफ्ते के बीच का है। यही 2 है जी। और सर आप बताएं कि जो वैक्सीन सर बताए हैं, दोनों में कुछ अंतर है क्या खास, कि दोनों की गुणवत्ता सेम है, और क्या है दोनों के बीच कुछ डिफरेंस है क्या, ऐसा बताइए। दोनों 2 कंपनी की वैक्सीन है, ठीक है, और ऐसा कोई खास नहीं है। दोनों 2 कंपनी के, एक है वायरस है और एक जो डेड वायरस है, दोनों अलग अलग कंपनी है। और हमारे यहाँ जो सप्लाई है, जैसे जैसे सप्लाई है उस हिसाब से जो है अभी दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे जो मिले उसको ले, और उससे फायदे फिलहाल तो जो मिल जाए वो ले लेना चाहिए। वैक्सीन जैसे जैसे आपूर्ति हो रही है उस हिसाब से जो है स्लॉट बुक करके हो या ऑन द स्पॉट जो है रजिस्ट्रेशन करके ले लेना चाहिए। और लोग ले भी रहे हैं, लोग जागरूक है इसके प्रति। और आपकी तरफ से क्या अभियान आप लोगों के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता को लेकर चला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे ले जाए, इसके लिए क्या करें? हम लोग जो आपके थ्रू, चैनल के थ्रू और जो है प्रिंट मीडिया के थ्रू भी लोग को जागरूक कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो कार्यरत जो है हेल्थ एजुकेटर हो या आशा कार्यकर्ता हो, इन लोग के, या जो हमारे पार्टनर एजेंसी है केयर इंडिया हो, इन लोग के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और घर घर जाके लोग डोर टू डोर भी जाके आशा हो, ममता, इनके द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है। आइए और समय पर टीका ले लीजिए। जी। तो सर आप बताएं सर कि टीका लेने के बाद क्या मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्या? कुछ ऐसी भी चर्चाएं लोग करते रहते हैं, चर्चा कितना जायज़ है, क्या है? नहीं, टीका लगाने के बाद मास्क लगाने की पूर्ण ज़रूरी है, एकदम मैंडेटरी है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम टीका लगवा लिए तो हम पूरी तरह से यानी कोरोना से हम बच जाएंगे। अगर भीड़ भाड़ इलाकों में अगर आप जाते हैं तो बिना मास्क के आप रहेंगे तो आपको संक्रमण होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए मास्क, मुझे नहीं लगता है कि मास्क को टीका के बाद मास्क नहीं लगाना चाहिए। लोगों की ये धारणा नहीं होनी चाहिए। टीका लगने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करना चाहिए। सर टीका लगने के बाद कैसे जानकारी होती है कि हमने टीका लिया, फिर हमको कब सेकेंड डोज लेना है, इसके लिए क्या सिस्टम है, क्या मैसेज? जी बताइए। हाँ, टीका लगने के बाद उनके सर्वर से, यानी हमारे सर्वर से एक मैसेज उनको जाता है। उसमें टाइमिंग भी रहती है कि सेकेंड डोज का क्या टाइमिंग है। एक लिंक दिया जाता है कि आप वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी में आपका टाइम ड्यूरेशन सेकेंड डोज का लिखा होता है जी, तो पता चल जाता है उसको जी। और आपके तरफ से जो है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे फिर टीकाकरण के लिए, देखिए कुछ वाहन भी रवाना हुई है, क्या है इस तरह से, किस तरह का अभियान चल रहा है? ये डोर टू डोर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का जो
का कहना है कि डोर टू डोर विलेज में डोर टू डोर टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि लोग जैसे हॉस्पिटल जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अस्पताल है उससे बहुत दूर दूर पे भी बहुत सारी गाँवें होती है, जिससे लोगों को आने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए जिला स्वास्थ्य समिति में कल इसका बैठक हुआ और डोर टू डोर वैक्सीनेशन के इसको लागू करने का ये किया गया और रवाना भी किया गया चलंत टीम को। जी, तो वह उसमें क्या सुविधा रहेगी, किस तरह से काम करेगा? उसमें भी वैक्सीन कैरियर है, उसमें आइस पैक होता है, उसमें रखा है, जिला से उनको मिलेगा सुबह में, उसके बाद वो लेके उनका जो टारगेट एरिया दिया जाएगा वहाँ जाएंगे वो, और फिर उनको टीका लगा के वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगी क्या? हाँ जी, टीम के साथ सारी सुविधा होगी कि वहीं सारी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर टीकाकरण करेंगे। जी, तो यह एक मैंने नया एक शुरुआत हो जी, चुकी है। सर आप बताएं कि चूँकि कोरोना की बात हम लोग कर रहे हैं, लगातार संक्रमण की चर्चाएं हो रही है और खुद आप भी एक संक्रमित होने के बाद जंग जीते और आज एक काम कर रहे हैं, चूँकि लोगों के में भय हो जाता है और कहा जा रहा है कि इस बीमारी के भय से भी बहुत लोग आहत हो जा रहे हैं, जल्दी क्योर नहीं हो रहे हैं। तो आपको कैसे पता चला कि आप संक्रमित है और किस तरह से अपने को मैनेज किए, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, कोरोना संक्रमण से आदमी को जो है घबराना नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है हम लोग पिछले साल से भी इसमें काम करते आ रहे हैं। इसी क्रम में मैं जो है 25 अप्रैल को मैं संक्रमित हो गया था और शुरू हमको ऐसा लगा कि थोड़ी सी सर में दर्द थी और अंदर से बुखार जैसे महसूस होने लगी, थोड़ा सा वीकनेस हमने फील किया, तो आशंका हमको हुई। उसके बाद मैंने एंटीजन कराया तो उसमें पॉजिटिव आया। उसके बाद जो है तुरंत जो है अपने वरीय पदाधिकारी को अपने सूचना संक्रमित होने की सूचना दे दी और होम आइसोलेशन में चले गए। होम आइसोलेशन में रहे, 14 दिन रहे। शुरुआती दिन में 2-3 दिन फीवर रही और जो प्रोटोकॉल है, जो दवा वगैरह हम जो सबको देते हैं वो मैंने भी लिया, वो मेडिसिन किट मैंने लिया और धीरे धीरे जो है तीसरे दिन के बाद जो है चौथे दिन से अच्छा महसूस करने लगे। चौथे दिन से फीवर नहीं थी और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो गया और आज मैं हूँ, काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और उसी जोश होश से काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें घबराने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है। संक्रमित अगर होते हैं तो संयम न खोए, अपने आप को आइसोलेट कर ले, जो गाइडलाइन कहती है उसके हिसाब से चले, और अगर आप संक्रमित है तो अपने खान पान और आहार विहार इस सब में अपने बदलाव कर लीजिए। कहीं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो है कंट्रोल रूम है, उसे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब टेली मेडिसिन की भी सुविधा है, पेपर के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो हमारे कोरोना कंट्रोल रूम का जो है टेली मेडिसिन जो क्या कहते हैं साइट है, उसकी नंबर भी उपलब्ध कराई गई है, तो आप इसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। और अगर आपको तकलीफ़ बढ़ती है किसी कारण से, या सांस लेने में या और कुछ भी, तो आप कंट्रोल रूम से खबर करके आप परामर्श ले लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जो है हमारे जो कोविड केयर सेंटर है जो चल रहे हैं अच्छी स्थिति में, वहाँ पर आप एडमिट हो जाए, क्योर हो जाइए, क्योर हो जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो सर आपका क्या दिनचर्या रहा, उठने का, खाने का? क्योंकि लोग जानने चाहते हैं कि भाई किस तरह से हम अपने को मैनेज करें, क्योंकि बहुत ऐसे होम आइसोलेशन पर लोग होंगे, हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे होंगे या फिर जो संक्रमित हैं, तो वह एक अच्छा संदेश होगा उनका, चूँकि खुद आपने किया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उसी जोश से और उसी रूटीन दिनचर्या में काम करें। तो क्या रूटीन था आपका? सुबह सुबह उठ जाना सबसे पहली बात, और वो जो है आप फ्रेश होके थोड़ा बहुत जो है हम योगा कर लेते थे। उसके बाद जो है हल्की मैंने साग सब्जी जो है पौष्टिक डाइट, जो हरी साग सब्जी हुआ, उसके बाद फल होगा, खास करके इसमें जो है ना रसेदार जो फ्रूट्स है, नारंगी वगैरह का सेवन करना चाहिए। और समय समय पर
देखिए निगेटिव थॉट इसमें बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी को एक रूम में बंद कर दीजिए तो वो जो है हमको लगता है कोरोना से तो नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं। वो जब बात कीजिए, किसी से समय मिले तो बात कीजिए और दूरी बना कर रखिए, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग बना के जो है बात कर सकते हैं। तो इससे फायदा हुआ। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से रहे ताकि सुरक्षित रहे? मेरा आम जनों से अपील है कि आप डरे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड वॉशिंग इस चीज़ का पालन कीजिए, मन में कोई भय नहीं रखे और बस आप जो है आप टीका लगवाए, अधिक से अधिक टीका लगवाए, इसमें लगवाना चाहिए। यही आपका अपील। सर आप टीकाकरण के लोग के क्या अपील करेंगे लोगों से कि कैसे आए, क्या करें, आपका क्या अपील होगा हमारे लोगों से? जैसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी 45+ हैं वो आके अपना ऑन स्पॉट अपना रजिस्ट्रेशन कराए और टीका लें। और 18 से 44 वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद शेड्यूल बुक करके स्लॉट ले करके और हमारे केंद्रों पे आए और टीका लें और इससे वो पूरा लाभ उठाएं। जी, तो दर्शकों आपने देखा कि हमारे साथ 2 विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार जी, डॉक्टर अरविंद जी आए और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आप शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, टीकाकरण अवश्य कराएं, अपनी बारी जब भी आए टीकाकरण कराएं। खास करके इनका कहना था कि कोरोना संक्रमण है तो इसमें दवाई और कड़ाई का मतलब है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, बिना काम का घर से नहीं निकले, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जो सरकार का नियम का है पालन करें, तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, आप जीतेंगे। तो धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद डॉक्टर साहब।